जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है भाई आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए सैंपल पेपर, जो हमें 5 सैंपल पेपर करना है। उसी के सिलसिले में आज भाई सब सैंपल पेपर 03 करेंगे, यानी हमारा ये तीसरा सैंपल पेपर है। बाकी एक चौथा और पांचवा यानी 2 और सैंपल पेपर हमारे आएंगे। ठीक है भाई, तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करेंगे और एकदम धुआं धुआं करेंगे। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, इतना तो आपको मालूम ही है कि ये सारी चीज़ें आपको करना होता है जैसे अगर आप चैनल पर नया है। बाकी जो पुराने भाई लोग हैं उनको मालूम है, वो हर एक वीडियो को ऑलरेडी शेयर कर देते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी 4 सामों का क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है। यानी कहने का मतलब ये है भाई सब क्या, कि मान लो 4 साम के क्रय मूल्य जो है वो कितने पे बेचता है, तो 320 पे बेचता है, इन 30 आमों पे बेचता है। सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी जो सीपी और एसपी है ना, जो समान है, तो हमें उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो बोला क्या है भाई साहब, 400 जो आमों का सीपी है, यानी जो क्या खरीदता है, तो 400 आमों का सीपी है, जो बराबर है किसको, क्योंकि क्रय मूल्य इजकल टू में क्या विक्रय मूल्य ऑलरेडी बोल दिया कि समान है। कितना है भाई साहब, 320 आम बेचता है, तो 320 एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लो भाई साहब, सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालोगे, तो काटो। अगर देखो तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 का 5 गुना है और 8 का ये 4 गुना है। तो सीपी इस सामने वाला हो जाएगा और एसपी इसके सामने वाला हो जाएगा। तो सीपी 4 हो जाएगा और एसपी हमारा 5 हो गया। हमें पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत, यानी कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए हम जानते हैं क्या, कोई चीज़ 4 है और 5 में जा रही है, तो कितने की प्रॉफिट हो रही है, 1 की प्रॉफिट हो रही है। कितने पे हो रहा है भाई, हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे काउंट करते हैं। तो सीपी कितना है, 4, और इंटू में हम 100% कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है। तो काटोगे भाई तो 25% आ जाएगा, और 25% कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। ये सवाल था। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था, एकदम नॉर्मल सा सवाल था। और देखो आपके क्या प्रीवियस ईयर में पूछा है, आरआरबी एलपी टीयर का सवाल है, हाल फिलहाल 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसी में का। उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और 2 को समझते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई। ठीक है भाई, और शेष आबादी का 8% घबराहट के कारण शहर छोड़ गए। यदि अब शहर की आबादी इतना है तो प्रारंभ में शहर की आबादी क्या होगी। हमेशा आपको मालूम है कि कोई चीज़ मान लीजिए एक समय में कुछ था, यहाँ से क्या कम हो गए, या बोल सकते हो यहाँ से कहीं चले गए। जो सीरीज वाला मेथड लगाते हैं कि शेष का हमारे पास रह गया, फिर शेष का मैंने यहाँ पे खर्च कर दिया। कभी भी अगर शेष का आ गया, चाहे यहाँ से यहाँ तक चले गए, ये चीज़ें कम हो गया, ओवरऑल लास्ट में कुछ बचता है, उस केस में हमेशा क्या लगाते हैं, सीरीज लगाते हैं। तो सीरीज आप कैसे लगाओगे, समझो। हमें बोला है क्या, एक शहर की जो 5% आबादी मृत्यु से किसी महामारी में क्या हो गई भाई साहब, मृत्यु हो गई किसी महामारी में। फिर बोला शेष आबादी का 8% घबराहट के कारण शहर छोड़ गए। क्योंकि भाई साहब जब देख रहे हैं कि महामारी आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं जैसे कोविड जैसा महामारी आया था, तो बहुत लोगों का यहाँ पर डेथ हो रहा है, तो लोग घबरा के यानी कहीं ना कहीं डर के भाग गए। और बोला है कि अब शहर का आबादी इतना है तो प्रारंभ में कितना है। तो मैंने ये मान लिया कि प्रारंभ में आबादी एक्स थी, जिसकी वजह से क्या, उसकी वजह से 5% आबादी की क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। 100 थी, 5% की मृत्यु की, तो बचे कितना, 95। अब जो शेष बचे उसमें से 8% घबराहट के कारण छोड़ दिए। तो भाई साहब 100 थे, 8% घबराहट से छोड़ दिए, तो बच्चे कितना, 92। और टोटल कितना है अब आबादी, तो 88,284। तो लिख दो 88,274 है, ये हमारे पास आबादी बचा। अब हम यहाँ से काट कूट के लाएंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा, यानी प्रारंभ में कितना हमारे पास जनसंख्या था, यानी पॉपुलेशन था, वो आ जाएगा। काटो भाई, अब इसको काटेंगे तो देखो, अगर मान लो इसको काटते हैं तो कैसे काटेंगे। तो सबसे पहले इसको काटो 19 से, 19 पचे 95, 19 से काटो। 19 दिया कितना होता है भाई, 19 दिया 57 होता है, 19 चौका क्या होता है, 76। 76 के बाद से 12 122, तो 19 पचे 95, 19 छके 114, फिर जो 6 और 2 8 87, तो 87, तो 19 चौका 76, यानी कहीं ना कहीं आ गया कितना भाई, 11, और 114, तो 19 छक्के होता है 114, 19 से कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 5 काट लो भाई साहब 20 बार में। अब इसको काट लो 23 चौका 92, 23 दूना 46, 0 23 दूना 46। ठीक है, अब हमको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसको 4 भी काट देगा, किसको, 2 काट लो भाई साहब, 4 ना 2 काट लेगा 2 बार में, 2 काट देगा 101 बार में, और 2 काट देगा इसको 10 बार में। तो हमारे पास जो आया एक्स का मान पहले कितना था, 101, उसके बाद से 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 से 1 3 जीरो कहाँ है भाई साहब, 1 से 1 3 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल अच्छा था, सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, बाकी इसको सीरीज मेथड से प्यार से आप उड़ा देते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है, बहुत बढ़िया। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी उसके 3 गुना, यानी 12 36 में 12 ऐड कर दोगे तो 36 और 12 कितना होता है 48। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ये सवाल था। बोलोगे भैया कैसे बनाया, समझना, इसको बनाना नहीं होता है, समझना होता है। एकदम देखो जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे पढ़ो। हमें क्या बोला है कि एक पिता, देखो एक पिता का एक भाई साहब 12 वर्ष का पुत्र है, यानी एक कोई लड़का है, समझिए मैं समझो क्या हूँ, मैं 12 साल का हूँ, और जो मेरे पिता है वो कुछ कोई एज कहूँगा नहीं मालूम, मैं 12 साल का हूँ, समझ लेना, बस एज्यूम करना है। फिर बोला है कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुनी थी। अब मान लो जब मैं पैदा लिया होऊंगा ना, जब मैं पैदा लिया होऊंगा, यानी जब, अभी तो मैं फिलहाल समझो 12 साल का हूँ, लेकिन जब मैं पैदा लिया होऊंगा तो 0 साल का होऊंगा। तो जब मैं पैदा लिया होऊंगा उस मतलब उस समय हमारे जो पापा थे क्या थे भाई साहब, मेरे वर्तमान का 3 गुना के थे। यानी मेरे वर्तमान का जो एज अभी है उसके 3 गुना है, तो 12 का 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। यानी ये उस समय, यानी जब मैं पैदा लिया था तो उस टाइम हमारे जो पिताश्री थे यानी पापा थे वो 36 साल के थे। तो बोला है क्या, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी उस समय 36 साल के थे, अब मैं कितना हो जाऊंगा भाई साहब, अब प्रेजेंट के देखूं तो प्रेजेंट में 12 साल का मैं हो जाऊंगा, तो 12 साल इसमें भी तो बढ़ेगा, तो 36 और 12 48 हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। तो ये बनाने वाला सवाल नहीं था, लॉजिकली था, समझना था, बहुत प्यार से आप बना लेते। बहुत बेसिक सा सवाल थे। अगर ये भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है ना तो समझो एज में बहुत दिक्कत परेशानी है आपको, एज को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल था। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना इतना में जोड़ने पर इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमसे ये बोला है, क्या बोला है कि जो भाई सब सबसे छोटी संख्या ये बताएं कि जो 6 अंक की संख्या है इसमें हम क्या जोड़ें कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो कभी भी ऐसा सवाल देखे तो हमेशा ध्यान रखो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यानी कहने कि ये हमें 11 से इसको काट के देखते हैं, यानी 11 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, पहले लिख लो, 7 2 3 2, उसके बाद से आ गया यहाँ पे 6 और 5। तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि ऑड प्लेस को आपस में ऐड करो, फिर इवन प्लेस को आपस में ऐड करो, और दोनों का डिफरेंस लो। अगर उसका डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल होता है तो 11 से घटेगा। लो भाई सब, हम पहले ऑड का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे देखो दोनों का ऐड, 7 और 3 10, 10 और 6 16, और इनका डिफरेंस लेना होता है। अब देखो 2 और 2 4 और 5 9। अब या तो भाई साहब ये 0 नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। समझो अगर मान लो हमें अगर काटना है, क्या काटना है भाई, 0 या 11 से, तो अगर ये 16 है तो अगर इसको मैं अगर मैं 16 बना दूं तो भाई साहब ऑलरेडी क्या है 11 से कट जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा तो 11 से कटेगा। तो इसमें भाई साहब ऐसी कौन ऐसी संख्या ऐड करोगे कि भाई साहब क्या ये 16 बन जाएगा। तो हमें मालूम है कि भाई साहब जब हम इसमें 7 ऐड कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा 16, और 9 और 7 16, यानी ये भी हो जाएगा 0, यानी जो हम सबसे छोटी सी संख्या वो क्या ऐड कर सकते हैं 7। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। यानी ऐसे 0 बनते ही भाई साहब वो क्या 11 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या इसमें 7 ऐड करके 11 से डिवाइड करना, पूरा परफेक्ट रूप से कट जाएगा। इससे छोटी संख्या हो ही नहीं सकता। अगर इसको और काटना है तो या तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, देखो 16 में से क्या करते हैं, एक तो ऐसा होता है कि 16 में से हम 5 घटाते हैं तो 5 तो घटा नहीं सकते, अब इसको बड़ी करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ये बोलोगे अगर 11 लाना है तो भाई साहब 16 से बड़ा करना पड़ेगा, और 16 से बड़ा करेंगे तो 2 अंक में चला जाएगा, तो बल्कि जो 6 अंक की संख्या होगी 7 अंक की संख्या हो जाएगी। इसीलिए भाई साहब क्या कि 9 से छोटा ही लेना होता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत बेसिक सा सवाल है, और देखो आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ है। मजा आ रहा है भाई, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है प्यार से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और 5 को समझते हैं। 5 हमारा क्या कहता है, आइए भाई सब उड़ाते हैं इसको। कह रहा है एक नाव जिसकी शांत जल में गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोला है भाई, शांत जल में, यानी नाव का जो भाई साहब स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाती है, और भाई साहब 3 घंटे में वापस आती है, यानी जाती है और आती है, यानी टोटल उसको कितना टाइम लगता है 3 घंटा। तो बोला है कि धारा की गति बताए, कहने की वाई की हमें स्पीड बताना है। तो बहुत बेसिक सा सवाल है, मैंने इसको बनाया है ऑलरेडी, जब आप बोट एंड स्टीम पढ़े होंगे ना, कहाँ पे, तो अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने रेलवे फाउंडेशन बैच में। तो हमसे बोला है क्या, यानी ये समझ लो हमें क्या निकालना है भाई साहब, धारा की गति, यानी डिस्टेंस कितना जा रहा है भाई साहब, 12 किलोमीटर जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, यानी कहीं से अनुकूल की बात होता है। तो अनुकूल में हम हमेशा डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड लेते हैं, नाव का भी स्पीड, धारा का भी स्पीड। तो नाव का स्पीड x और धारा का होता है y, तो x + y लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या लिख दोगे 9, क्योंकि दिया है तो हो जाएगा 9, और प्लस में भाई साहब हमें y नहीं मालूम है तो y लिख दो, फिर प्लस, फिर जब वापस अगर मान लो 12 किलोमीटर जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर आएंगे भी, तो जब 12 किलोमीटर वापस आते हैं तो भाई समझो इस केस में जब वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है भाई x माइनस में y, x का मान हमें मालूम है कि 9 होता है, और y का मान निकालना है तो -y, और टोटल 3 घंटे लगता है बस।
अब या तो भाई साहब इसको पूरा कैलकुलेट कर लो और नहीं तो बाई ऑप्शन उठा लो। अगर पूरा कैलकुलेट करोगे वो भी मैं बता दूंगा, बाकी बाई ऑप्शन भी उड़ा सकते हैं। अगर पूरा कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे समझो। यहाँ से 12 कॉमन ले लो, जब 12 कॉमन ले लोगे तो 1/9 प्लस में वाई, फिर प्लस में 1/9 माइनस में वाई, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 9 प्लस में वाई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, 9 माइनस में वाई, ठीक है, 9 माइनस में ये वाई हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एक 9, तो ये बचेगा 9 माइनस में वाई, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 9 प्लस में वाई, ये हो गया, और बराबर में 3 था, इस 12 को नीचे आके बट्टे में 12 कर दो बस। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करो, कैसे करोगे देखो, मैं जानता हूँ क्या कि ये माइनस का वाई प्लस का वाई खत्म हो जाएगा, तो 9 और 9 कितना होता है 18, इधर जाके गुरा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलोगे भैया कि डायरेक्ट ये 18 इंटू 12 ये हो गया, बराबर में यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं भाई साहब कि a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर कितना होता है भाई, यानी कि ये बोल सकते हो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और y का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, और यहाँ पर 3 लगा है तो इंटू में 3 कर दो, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 से गुणा कर लो। अब ऐसा कर सकते हैं कि इधर लेते हो, तो 3 अगर मान लो हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 18 इंटू 12 कर लो, 18 इंटू 12 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा। मैं फिर भी बता देता हूँ। अब देखो हमें ये मालूम है कि 12 बटे 96 का 6 होता है हाथ में 9, और 12 9 21 होता है, यानी 216 हो गया, बराबर में हो जाएगा ये 81 का 3 गुना 3 और 8 3 का 24, यानी 243 माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 3y स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे, तो ऐसा करते हैं भाई, इसको घटा देते हैं, चाहे ऐसा करते हैं कि इधर इसको ले आते हैं, सबको ले आते हैं, तो मान लो 216 में से 243 घटा लो तो कैसा हो गया, यानी कह सकते हो 243 में 16 घटाओ तो 13 में से 6 गया 7 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया। अब बचेगा भाई 2 में से 2 गया, यानी कहने कि 27 आएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस में 3y स्क्वायर होगा। तो हमें मालूम है कि ये माइनस से माइनस खत्म, 3 से भाई सब 9 बार में खत्म, और ये y स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो y बराबर में 3 आ जाएगा, यानी जो धारा का जो मान आएगा वो 3 हो जाएगा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये पूरा बेसिक था कि ऐसे आपने बनाया एक एक स्टेप को बनाते हुए। अब आओ इसको बाई ऑप्शन बनाते हैं कि बाई ऑप्शन कैसे उड़ाएंगे। कभी भी ऐसे सवाल में जाना ना तो इतना बेसिक से नहीं करना होता है, बाई ऑप्शन लगाओ बहुत कम समय में उड़ा दोगे। हमें मालूम है क्या कि समझो, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ऑप्शन क्या उठाता हूँ, यहाँ पे मान लो हमारे पास पहला ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, 1 दिया है, तो मैंने अगर मान लो ये 12 हो गया तो y का मान 1 रखता हूँ तो 9 और 1 10 होगा, और फिर प्लस में 12, 9 में से 1 गया 8 हो गया। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि भाई साहब देखो तो यहाँ पे 1.2 हावर होगा, और यहाँ पर देखो तो भाई साहब कितना होगा 1.5 हावर, तो 1.2 हावर और 1.5 हावर दोनों को आपस में ऐड करो, देखो 3 हावर नहीं होता है, कहीं ना कहीं देखो 2.7 हावर होता है, तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा बी ऑप्शन, तो बी को उठाओ, तो बी क्या बोलता है भाई 3 रखना है, तो ये 12 हो गया, तो 9 में 3 ऐड कर दो तो 12 हो जाएगा, फिर प्लस ये 12 हो गया, 9 में से 3 घटाओगे तो 6 होगा, 12 से काटो तो यहाँ पे 1 हावर आ गया, और यहाँ पर काटोगे तो 2 हावर आ गया, तो कहीं ना कहीं देखो ये 3 हावर आ गया, यानी सेटिस्फाइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, खत्म। तो ये सवाल है, हमें बस इतना ही करना होता है, उड़ा देंगे, हमें इतना नहीं जाना था, बट फिर भी मैंने बता दिया। बहुत ऐसे बच्चे उनको लगता है कि नहीं बेसिक से भी कैसे निकाल सकते, तो ऐसे निकाल सकते। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा एक कमरे की 4 दीवारें का क्षेत्रफल 780 मीटर है और इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 13 मीटर है, ठीक है, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल बताएं। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया है, ये वाला लाइन पढ़ो। बोला है क्या कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास क्या है, ये एक लंबाई है और बराबर में मान लो समझे ये लंबाई हो गया हमारे पास, और बी हमारा चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो बोला है जो लंबाई है ना चौड़ाई का 2 गुना है, तो चौड़ाई को x मानता हूं तो लंबाई हमारा 2x हो गया क्योंकि 2x हो गया। अब हमें मालूम है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं मालूम है तो फॉर्मूला लिखवा लो। हमेशा चारों दीवार का क्षेत्रफल बोले तो लिखना 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में h हो गया, बस ये हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब जैसे जैसे वो मान रख दो, हम क्या रखेंगे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इन्होंने वैल्यू में ऑलरेडी दे दिया है 780, तो बोलोगे भाई साहब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर कितना है 780। ये हो गया 2, एल की जगह पर क्या रखोगे तो 2x हो गया, बी की जगह पर क्या है तो x है, और इंटू में h कितना दिया है तो 13 मीटर दिया है, तो 13 रख दो बराबर में 780। तो बोलोगे भैया क्या, भैया देखो ये 13 काट देगा, 13 छके 78 60 बार में। ठीक है, अब ऐसा बोल सकते हो 2 काट देगा भाई इसको कितना बार में 30 बार में, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा 2 और x कितना होता है 3x बराबर में आ जाएगा 30, यहाँ से 3 काट देगा 10 बार में, तो x का मान आ जाएगा 10। जब x का मान 10 आ गया तो समझो हमसे पूछा क्या है, तो पूछा क्या है वो देख लीजिए। हमसे ये बोला है क्या,
तो बोला है कि क्या इसके फर्श की क्षेत्रफल बताएं। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा शुरू से पढ़े, अगर मान लो हमारे पास ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या बताया था, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच निकालते हैं। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सिर्फ फर्श जो ये नीचे है इसका हमें क्या क्या ले सकते हैं, एक तो इसका चौड़ाई होता है, मान लो मैं क्या दिखाऊं आपको, यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ, समझो हमारे पास ये है, समझो ये क्या है हमारे पास, ये फर्श। अगर मान लो क्योंकि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या निकालते थे, क्या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, तो पहले चारों दीवार का देखो, ये भी इसका भी हम लोग का काउंट करते हैं, ये नीचे का भी फर्श मतलब 1 2 3 4, तो इसका एक कोई एक लंबाई होता है, ठीक है, लंबाई, और इसका एक चौड़ाई होता है, और कहीं ना कहीं इसका एक हाइट, समझ लो, तो ये कितना चारों दीवार का, लेकिन सिर्फ फर्श का निकालना है कि नीचे का, तो नीचे में क्या होगा, एक तो इसका क्या होगा यहाँ पे चौड़ाई, और एक इसका लंबाई, यानी एल इंटू बी का मान निकालना है, बस यही बोला है। तो हमें बोला है कि एल इंटू बी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि एल इंटू बी क्या होता है, तो एल का मान कितना है भाई, तो एक्स यहाँ पर 10 लिखे हो तो एल का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माना हो तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो बोलोगे भाई एल का मान कितना हो गया 20 और बी का मान 10, यानी 20 में 10 से गुणा करूंगा तो 200 हो जाएगा, और 200 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, खत्म, ये सवाल था। तो बस आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं पूछता है, मेंसुरेशन में बहुत इजी पूछता है, बस आपको फार्मूला मालूम है तो बहुत प्यार से बना लोगे। ऑलरेडी मैं मेंसुरेशन करा रहा हूँ, देखो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड क्या है भाई साहब, ग्रेड 1 का पूछा हुआ सवाल है। ऑलरेडी मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ भाई साहब रेलवे फाउंडेशन बैच में, कल ही उसकी एक लॉन्ग आज ही आई थी एक वीडियो, आप कल एक और उसकी वीडियो आने वाली है, तो जाइए वहाँ से आप मेंसुरेशन को देख के अपना कवर करिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि साथ हमारा क्या कह रहा है। कह रहा संख्या 310, 208 और 180 का मौसा क्या है, यानी हमें क्या पूछा है भाई साहब, यहाँ पे मौसा, यानी कहीं ना कहीं बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालना है। कभी भी एचसीएफ निकालना होता है तो पहले तीनों संख्या लिख लो, 310 हो गया, यहाँ पे 208 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 180। सबसे पहले इनका कोई जो छोटा वैल्यू होता है ना उनका डिफरेंस लेते हैं, फिर उसको काटते हैं, जो डिफरेंस आता है अगर उस डिफरेंस से तीनों संख्या कट जाए तो वही हमारा मौसा हो जाता है, यानी एचसीएफ होता है। अगर उस डिफरेंस से नहीं कटती है तो उसका हम फैक्टर लेके काटते हैं, अगर उसके फैक्टर से कट जाती है तो वही हमारा एचसीएफ होता है। इसको बाई ऑप्शन भी उड़ा सकते हो, बट कोई ना बेसिक से बना लेते हैं। हमें मालूम है क्या 310 और यहाँ पर कितना है 208, तो ये बोलोगे भाई इसमें क्या हम ऐड करेंगे, अगर मान लो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210, और यहाँ पर 100 और 2 यानी कहने के बोलोगे भैया 102 हो जाएगा। अब 102 क्या इसको काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है 102 का, समझो 51 हो सकता है, 51 का 2 गुना करो, यानी मान लो 51 से काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं, 51 से देखो ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 310 तो कटेगा नहीं 51 से, क्योंकि मान लो अगर 6 बार में तो 6 कम 6, क्योंकि भाई साहब जीरो तो एक ही बार में आता है जब 10 से गुणा करो, तो 51 से नहीं होगा, तो हम 2 से चेक कर लेते हैं 2 से कटेगा नहीं कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो 2 से कटेगा तो सारे कटेगा, देखो ये भी 2 से सब कुछ कटेगा, यानी जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ऑप्शन नंबर है, यानी 2 से कटेगा, बात खत्म, ये 2 से ही कट सकता है। बाकी आप बोलोगे कि ऐसा बोल सकते हो भैया कि इसका ये भी तो ले सकते हो कि 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 से भी कर सकते हो, 3 से भी देख लो, तो 3 से तो भाई साहब क्या होगा, देखो ये क्या 3 कटेगा नहीं, क्योंकि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, 3 और 1 4, ऐसे भी नहीं कटेगा, खत्म। 17 से काट लो, 31 से 17 दोनों 34, 17 से भी नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2, बात खत्म। बाकी आप ऐसे ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो, और देखो आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है, बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर बाई ऑप्शन बनाना है तो कैसे बनाओगे मैं वही भी समझा देता हूँ। हमें मालूम है क्या मालूम है, समझो अब जो भी ये वैल्यू है, यानी कहीं ना कहीं हमारा क्या है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक एक उठाता हूँ, मान लो ये 6 है, 6 में मतलब क्या है, यानी 2 और 3 से कटना चाहिए, तो 3 से तो कटेगा नहीं, पहले ऑप्शन खत्म। अब 8 है, 8 का मतलब क्या है भाई साहब 4 से कटना चाहिए, तो 4 के लिए क्या बोलता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, देखो 4 के पढ़ा में 10 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो ये भी खत्म। अब देखो 4 के पढ़ा में 10 नहीं आता तो 4 भी खत्म, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। तो ये सब एकदम सेकेंडो वाला सवाल होता है, बस ये तो प्रोसेस है कि ऐसे हम लोग बनाते हैं ये सारी चीज़ें। बाकी आपको एग्जाम में कैसे उड़ाना है, तो ऐसे उड़ाना है बाई ऑप्शन से, समझे। तो भाई का पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है कि आप भाई साहब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते हैं और बाकी बेसिक से कैसे बना सकते हैं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 41 संख्याओं का औसत 33 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है तथा अंतिम 25 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, यानी जो स्टार्टिंग से 17वीं संख्या उसको हटा दी, यानी एक जो नंबर है जो 17 नंबर है उसको हटा दी जाए, तो बोला है कि शेष संख्याओं के औसत ज्ञात करें। इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बेसिक सा सवाल है, बस थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेटिव होता है। हमें बोला है कि 41 संख्याओं का औसत 33 है, तो मैं बताया हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है भाई साहब, डेटा लिख लेते हैं इसको और यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं। तो जो हमारे 41 संख्या है उसका एवरेज कितना दिया है इन्होंने, देखना जरा 33 दिया। अब यहाँ से इंटरलॉक कर दो, जब यहाँ से इंटरलॉक कर दोगे तो आगे पढ़ो। आगे बोला है कि 17 संख्याओं का औसत 41 है, तो हमें यह मालूम है कि 17 संख्या है इसका औसत 41 दे दिया है।
और अंतिम 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 27 दिया है। तो यहाँ पे लिखो अंतिम 25 संख्याओं का औसत 27 है। अब देखो टोटल संख्या कितना है? 41। और यहाँ पे देखो 25 और 17 कितना होता है भाई? 25 और 17 कहीं ना कहीं देखोगे तो भाई साहब 42 हो गया, यानी एक एक्स्ट्रा हो गया। तो मैं यहाँ पर समझो एक हटा देता हूँ, यानी माइनस कर देता हूँ। माइनस मत समझना, इसको निकाल रहा हूँ मैं, बनाता हूँ, ये मेरे बनाने का तरीका है। इस जो एक्स हटाता हूँ, एक हटाता हूँ, उसको एवरेज मैंने एक्स मान लिया। अब देखो कैसे बनाते हैं। हमें मालूम है क्या कि जो इसका एवरेज कितना है? 33। तो डेविएशन लगाते हैं। डेविएशन में क्या होता है भाई? देखना 33 से कितना ज़्यादा है भाई? तो बोलोगे भाई साहब कि 8 ज़्यादा है। अब 8 ज़्यादा है कितने पे? तो 17 पे, तो इंटू कर दो। अब 33 से कितना कम है? 6 कम है, तो माइनस का 6 कम है कितना पे? तो भाई साहब 25 पे। यहाँ पे कितना होता है? 17 8 136 और माइनस का 25 6 का 150, यानी ओवरऑल डेविएशन कितना है? माइनस का 14। अगर यहाँ पर जो डेविएशन हमारा जीरो आ जाता, यानी मान लो यहाँ पर डेविएशन जीरो आया था, तो जो मैंने एवरेज माना था वही हमारा एवरेज हो गया। अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इधर आके माइनस होता, जो हम ऑलरेडी बताए हैं, क्योंकि भाई साहब तराजू को बराबर करना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे भाई? तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। अब इसमें बोला है ना कि प्रारंभ से जो पहली संख्या है 17वीं संख्या, उसको हटा दी जाए। तो मान लो अगर इसमें 1 है तो इसका एवरेज यहाँ पर हटाऊंगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम सिर्फ हमसे ये पूछता कि अब बताओ हमारा एवरेज क्या है, यानी हमें ये बोला है कि टोटल ना, सिर्फ बोला कि 17वीं संख्या का एवरेज क्या है, तो हम क्या करते हैं? इसको हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा क्या है वो समझिए। हमसे पूछा है कि तो शेष संख्याओं का औसत बताएं, यानी जो शेष संख्या बचे 41 संख्या है, उसमें से एक हटा दिए, बची कितना? 40 संख्या। तो जो 14 है ना भाई, 40 संख्याओं में बटेगा। तो 14 को क्या करोगे? 40 संख्या में बांटोगे तो इसको काटो, 2 से काटोगे 7 बार में, 2 से काटोगे 20 बार में, तो 0 पॉइंट, उसके बाद से 20 3 60 और 10 20 25 100, यानी 0.35 अधिक हो रहा है। एवरेज कितना था? 33। 33 में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 0.35, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.35। तो एवरेज होगा 33.35। ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये सवाल है, एवरेज में पढ़ा रखा है बहुत सी, मतलब बहुत आसान तरीके से। आप एवरेज जाइए, आराम से पढ़िए, उसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से मैंने पढ़ाया। और देखो आरपीएफएसआई का सवाल है, हाल फिलहाल का सवाल है। ठीक भाई, तो इस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल का, इस सब का क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है। अगर आज के ज़माने में नहीं करोगे तो खत्म है भाई। आजकल देख ही रहे हो भाई साहब कि यूट्यूब पर आजकल क्या चल रहा है। जानते हो, मैं जब भी मतलब यूट्यूब देखता हूँ ना, तो कभी कभी लगता है कि क्या ही चल रहा है। सोचो, मतलब आजकल के जो लोग हो गए ना, वो व्यूज़ के भूखे हो गए। तो मतलब उनको चाहिए लाइमलाइट, कि लाइमलाइट में रहना है, हर एक चीज़ करना है कि मेरे को लोग जाने। क्योंकि देखो आजकल जो टीचर होते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ, सबसे सिंपल सी बात है कि टीचर बनने के लिए जानते हो क्या होता है? पता है रीजन क्या होता है? टीचर जो वही बन सकता है ना जिसके अंदर आर्ट हो, क्या एक टीचिंग स्किल होती है। एक ये नहीं होता है कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ तो मैं टीचर बन जाऊंगा जाके, नहीं। क्योंकि बहुत ऐसे टीचर हैं ना, वो अपने आप को टीचर मानते हैं, लेकिन वो बढ़िया से समझा नहीं पाते। उनको क्वेश्चन आता है, वो सॉल्व कर लेते हैं, खूब बढ़िया से एकदम अच्छे से शॉर्ट अप्रोच में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सामने वालों को एक्सप्लेन कैसा करना है वो नहीं करते हैं। और फिर वो अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा खलीफा टीचर हूँ, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। यार देखो, यही होता है कि एक होता है इंटेलिजेंट बॉय, और एक होता है जो मीडियम में जो चीज़ों को समझा पाए, अच्छे से समझ पाए। इंटेलिजेंट बॉय क्या होगा? वो खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद समझ लेगा, लेकिन वही बोल दो कि थोड़ा सामने वाला को समझा दो तो उसकी हवा निकल जाएगी, उस सामने वाला को नहीं समझा पाएगा। लेकिन जो बेसिक वाली बच्चा होगा, जो मतलब समझता है कि इसको कैसे कैसे चीज़ें की जाती है, जिसको बोलते हैं टीचिंग स्किल, यानी उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, कि उसको कैसे तोड़ को समझा पाए, कि जो सामने वाला एकदम बेसिक सा बच्चा बैठा है, उसको कुछ नहीं मालूम है, फिर भी उसको एकदम अच्छे से समझा जाए। क्योंकि जो तेज वाला होता है ना, वो बोलता है अरे यार इसको ये तुमसे सवाल नहीं बनेगा, ये सवाल। तो हमेशा टीचर जो बनेगा तेज वाला ना, वैसे ही वो उसको दिमाग देगा। समझ रहे हो? तो टीचर वो आदमी होता है कि जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा पाए, एक्सप्लेन कर पाए। यार मैं हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग जो पढ़ रहे हो, मेरे से बहुत सारे भाई लोग जो होंगे ऑलरेडी बहुत तेज होंगे, मेरे से बहुत कम सेकंड में चीज़ों को निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत ऐसे लोग होंगे कि जो उनको बोल दोगे कि भैया थोड़ा समझा दो, तो समझा नहीं पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे, बढ़िया से चीज़ों को तोड़ के नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। और यही हो गया आजकल यूट्यूब पे भी, यही देखो। क्योंकि भाई साहब वो तो टीचर मानते हैं अपने आप को कि भाई मैंने ये किया है, मैंने यहाँ पे हर एक सिलेक्शन लिया, हर एक चीज़ किया, आपने पढ़ाई किया है। तो यार देखो, एक होता है पढ़ना इज़ द अलग थिंग, और पढ़ाना इज़ द अलग थिंग। समझ रहे हो? पढ़ना वो अलग बात है और पढ़ाना अलग बात है। तो जो पढ़ाने की जो कला होती है ना, वो सब में नहीं होती है। फिर भी लोगों को दिक्कत होती है कि भाई मैं इतना मतलब तेज हूँ, इतना रैंक है, हर एक चीज़ मैं करता हूँ, फिर भी मेरे से बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि भाई साहब आपको समझाने का तरीका नहीं मालूम है,
आप बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, नहीं उनको कैप्चर कर पाते हैं। आप क्वेश्चन को सिर्फ क्या करते हैं, जादू से उड़ा देते हैं, लेकिन सामने वालों को समझा नहीं पाते हैं। ये रियलिटी है, आज के टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप हमेशा एक दूसरे को कितना भी नीचे गिरा लीजिए, एक ऐसा समय आएगा कि आपके पास वही बच्चा पढ़ेगा जिसको थोड़ा बहुत क्या होगा भाई, कि आपको बातों को समझ के मैनिपुलेट होकर आगे पढ़ लेगा। लेकिन अगर जब तक उसको समझा नहीं पाइएगा तो टिकेगा नहीं। स्टार्टिंग में तो भाई साहब वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, क्या होगा, इंकरेज होकर आएगा आपसे, ठीक है, कहीं से मोटिवेट होकर आएगा, अरे ये सर हैं ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। अब आप वहाँ पे जाओगे, आप उसको समझा नहीं पाओगे, उसको जब रोक नहीं पाओगे तो फिर वो आपके पास नहीं रुकेगा। ये भाई साहब ये रियलिटी है, ये सारे टीचर कम्युनिटी के एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। लेकिन ठीक है यार, लोगों का जो है जैसा चल रहा है चलने दो। भाई आपका मस्त रहता है, बढ़िया से पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें है भाई हमें मालूम है भाई कि सामने वालों को कैसे समझाना है, वो मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि अगर इसको एग्जाम में रहते तो कैसे उड़ाते हैं, और बाकी सामने वो कुछ नहीं मालूम है उसको कैसे समझाना होता है, वो भी चीज़ें बहुत अच्छे से आपका भाई इसमें एक्सपर्ट है, ठीक है भाई। आ जाओ, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़े बड़े खलीफा बैठे हैं जो ज्ञान की बातें डेली वो करते रहते हैं। कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, हमारा काम है भाई सब पढ़ के और साइड से अपना सिलेक्शन लेके निकल जाना, बात खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा एक पाठ्य पुस्तक में कुल 662 पृष्ठ है, इसके 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग से 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक के पहले भाग में कितने पृष्ठ है। बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। हमसे ये बोला है पढ़ो, इसमें बोला है कि इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग से 52 पृष्ठ कम है, यानी 2 पुस्तक है। यानी बोलोगे, यानी मान लो पुस्तक का ये पहला भाग हो गया और ये दूसरे भाग होगा, तो बोला है पुस्तक के पहले भाग में, यही तो बोला है कि पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग से 52 क्या होंगे, कम है। तो पहला भाग में अगर x है तो दूसरे में 52 कम है, तो x माइनस 52 है, बात खत्म। और ऊपर वाला में देखो, एक पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है, 662। कुल कितने हैं, 662। तो ये बोलोगे भैया x प्लस में x माइनस में क्या है, 52, आपस में ऐड कर दो और टोटल कितना है, 662। तो बोलोगे x और x कितना होता है, 2x, माइनस में हो जाएगा हमारे पास कितना, 52, और बराबर में 662। 2x बराबर में 52 ऐड कर दो तो 2 2 4 और 6 5 11, हाथ में 1, 6 1 714। अब इसको काटोगे भाई साहब तो हमको मालूम है 2 से काटोगे तो x बराबर 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, नहीं कितना, 357। और हमसे पूछा क्या है, तो पुस्तक के पहले भाग में कितने पृष्ठ है, यानी पहले भाग यानी x का मान बताना है, x का मान 357 और 357 ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये सवाल था, कितना बेसिक सा सवाल था और कितना इजी से आप बना लिए। है कुछ सवाल में दम, बिल्कुल कुछ नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था। अगर इसको ऐसे भी बनाना होता ना कि कैसे कि सोच के बनाते थे, कैसे अगर एक नहीं मान के बनाते तो कैसे बनाते, वो भी मैं बताया था। देखो हमसे बोला क्या था, बोला था जो भाई साहब जो पहला भाग है ना, पहला भाग है वो क्या था, यानी इसमें ये बोला, क्वेश्चन पढ़ लो कि पुस्तक के दूसरे भाग पहले भाग से 52 पृष्ठ कम है। तो 52 कम बोला है तो कितना है, 662 है, इसमें से पहले 52 घटा लो तो बोलोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6 से 10। अब इसको क्या 2 बराबर भागों में बांट दो, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांट रहा है। 2 बराबर भागों में बांटोगे तो ये हो जाएगा, मान लो 2 से काटोगे तो ये कितना था, 2 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 5 यानी 305, 305 हो जाएगा। अब भाई साहब जो पहला भाग इसमें पूछा है कि पुस्तक के पहले भाग में, तो भाई साहब दूसरा भाग ऑलरेडी कम था, तो कितना कम किए थे, तो 52 भाई साहब ऐड कर दो पहला में, 7 5 357 और 357 ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये तो सवाल था कि पहले 52 घटा लो, उसको 2 बराबर भाग में बांट दो और जिसमें कम था उसको रहने दो, जो ज्यादा था उसमें ऐड कर दो, बात खत्म। सिंपल सा सवाल था, बहुत बेसिक था। आओ और देखो एएलपी का सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं और से आ गया है, हाल फिलहाल का 2024 वाले में। आज भाई नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कहता है। अगर अनिल ने रमेश को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपये भुगतान करने का वादा किया था। देखो मैं हर एक चीज को टाइप करता हूँ, अभी 2 सेट कराए हूँ, उसमें क्या हम नॉर्मल से क्या सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का सवाल कराएं, और देखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डाल दिया हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट डाल सकता है, लेकिन भाई साहब एग्जाम में अगर इंस्टॉलमेंट आ गया तो क्या करोगे, तो हर एक चीज़ पढ़ना जरूरी होता है। ये नहीं कि भाई साहब जो आपको अच्छा लग रहा है वही पढ़ा है, नहीं, जो भाई साहब एग्जाम में आता है वो पढ़ना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे भाई साहब रेट क्या है, 8% है। अब कह रहा है 5 वर्षों के भाई साहब किस्त जमा करते हैं और 9,048 रुपये का भुगतान करने का वादा किया, तो अनिल द्वारा भुगतान की गई वार्षिक किस्त बताएं, यानी हर महीने में मतलब कितना भाई साहब किस्त भुगतान करते हैं वो बताएं। देखो हमें भाई साहब टोटल इतना जमा करना है, यानी कहने कि हमें टोटल डेप्ट यानी करना है, यानी पूरा जमा करना है। हमें देखो हमेशा इंस्टॉलमेंट कैसे होता है, इंस्टॉलमेंट काउंट करना है तो क्या करते हैं, पहले देखते हैं रेट कितना है, 8%। तो मैं मानता हूँ कि पहला इंस्टॉलमेंट 100 था, अगला साल जाते हैं तो भाई सब 8% बढ़ जाएगा, यानी अगला साल जाओगे तो कितना हो जाएगा, 108।
ये 2 साल हो गए। फिर अगला साल जाओगे तो 100, इसमें 8 ऐड होगा तो 116। फिर अगला साल जाओगे तो इसमें 8 ऐड हो गया तो 124। कितना हो गया भाई? फिर अगला साल जाओगे तो कितना, इसमें 8 हो जाएगा तो 132। टोटल 5 इंस्टॉलमेंट देना है। 5 इंस्टॉलमेंट में टोटल इतना जमा करना है। तो बोलोगे 1 2 3 4 5 हो गया। तो बोलोगे जो हमारे पास 9048 है, कितने का मान है? तो सारे का ऐड कर लो। 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20 के, 0 हाथ में 2, 3 2 5, 1 6, 6 और 2 8, हाथ में कितना? 1 भी नहीं। 1 2 3 4 5 आ गया, तो 580 आ गया हमारे पास। यानी 580 का मान दिया है। हमसे जो पूछा है कि वार्षिक किस्त था, यानी जो पहला वार्षिक किस्त था यानी 100 था, तो हमें 100 का मान निकाल देना है। बात खत्म। ये सवाल है इंस्टॉलमेंट में। ये सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है, बहुत प्यार से आप बना लोगे। अब इसको काटते हैं। जब यहाँ पे काटने आया तो क्या देखा? देखो, यहाँ से 0 से 0 खत्म। अगर इसको काटोगे, किससे काट सकते हो? 19 से 29 से काटो क्या? 29 से काटो, 29 का 2 गुना, ठीक है। 29 का 2 गुना 98 होता है। 29 का 3 गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं भाई साहब 87 हो गया। 29 का 3 गुना यानी 30 3 90 यानी 87। यहाँ पर 3 34, 29 एकम 29 और 29 दूना 58। बात खत्म। फिर इसको 2 से काटोगे 5 बार में, तो 5 दूना 10, 0 हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 3 15 यानी 1560 रुपये होगा। और 1560 का है तो ऑप्शन नंबर है, यानी वार्षिक किस्त उसका गणना किस पे? यानी 1560 रुपये का। बात खत्म। तो बहुत अच्छा सा सवाल था, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कहता है। कह रहा समान विकर्ण और समान विपरीत भुजाओं वाला चतुर्भुज सदैव क्या होता है? बहुत सिंपल सा सवाल है। हमें बोला है क्या कि समान विकर्ण और समान वाले, हमें ये है, ये चीज़ है, आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? इसमें एक हमारे पास क्या है? विकर्ण, यानी समान विकर्ण। ऐसे खींचता हूँ मैं भाई साहब, ऐसे खींच लो, एक समान विकर्ण, एक समान विकर्ण, ये हो गया। हमसे पूछा क्या है? देखो, तो बोला है क्या कि समान विकर्ण और समान विपरीत भुजाएं क्या वाला चतुर्भुज होता है, यानी जिसका विकर्ण भी बराबर होता है और समान विपरीत भुजा भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और इसका जो विकर्ण होता है ये भी बराबर। तो ये क्या है भाई साहब? आपको दिख रहा है? तो ये हमारा आयत है। और आयत कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ये सवाल बस पढ़ के बनाना होता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आपको बस इसका प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, प्यार से बना लोगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 250 मीटर लंबी ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में आ रही दूसरी ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताएं। हमें मालूम है कि क्या पढ़ते हैं भाई, कभी भी ट्रेन में देखते हैं तो डिस्टेंस क्या लेते हैं, तो दो ट्रेन की बात बोलता है तो दोनों ट्रेन का दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड करते हैं तो डिस्टेंस आता है, ठीक है। अगर ट्रेन अपोजिट में जाती है तो दोनों का स्पीड ऐड कर लेते हैं। अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस ले लेते हैं। अगर ट्रेन भाई साहब अपोजिट में जाए या भाई साहब हमें क्या सेम में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमेशा डिस्टेंस दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड कर लेते हैं। बात खत्म। यही होता है ट्रेन का कॉन्सेप्ट, जो मैंने ऐसे बोल के समझा दिया। अब आ जाओ, हमें ट्रेन की लंबाई बताना है, तो हमें कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस में क्या लेंगे? तो दो गो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन का क्या लेंथ लेंगे। तो पहली ट्रेन का लेंथ कितना है? 250 मीटर। तो बोलोगे भैया कि पहली ट्रेन का लेंथ 250 है और हमें दूसरी का निकालना है, तो उसको एक्स मान लिया हमें। बराबर में स्पीड क्या है हमारे पास? तो देखो पहले किस डायरेक्शन में चलते हैं, तो बोला है विपरीत दिशा में, यानी कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होता है, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर है और 62 किलोमीटर है, तो 100 और 62 कितना होता है? 162। तो बोलोगे स्पीड 162 है। ये क्या है? किलोमीटर में। हमें क्या बताना है? मीटर में बताना है, क्योंकि ये सारी चीजें मीटर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो बड़ी वैल्यू से यानी छोटी में जाना है, यानी 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे कर लो भाई 5/18 से, 5/18 से गुना कर लो। टाइम कितना दिया है? तो 10 सेकंड में पार करते हैं, तो 10 से गुना, खत्म। यही सवाल था आपका। अब इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। काटो, 18 9 162, 9 5 45 का 10 करेंगे तो 450, तो 250 प्लस में एक्स बराबर में आ जाएगा 450। तो एक्स बराबर में 450 में से 250 घटाओगे तो 200, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। आ रहा है मजा पढ़ने में? तो ये सारी सवाल है, और सारे कहे ना कहा, तो एएलपी का पूछा हुआ सवाल है भाई, एएलपी टियर 1 का, यानी इसी फॉर्मेट पे आएगा एकदम सेम। यही पीवाईक्यू हमारा उठा के देगा, सिर्फ डाटा चेंज कर देगा, बाकी कुछ है नहीं। आ जाओ भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6 और 5 है और उनके व्यय का अनुपात 7 और 6 है। महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः 1500 और 1000 रुपए बचाते हैं, तो रामू की मासिक आय कितनी है? यानी रामू की मासिक आय बताना है, क्योंकि भाई सब हम लोग तो बचत करते नहीं है, ये लोग भाई सब बचा भी लेते हैं कि 1500 रुपये बचा रहे हैं, 1000 रुपये बचा रहे हैं, समझ रहे हो। हमारे से बचत नहीं होता है, हमारी जितनी सैलरी आती है वो पहले ही खत्म हो जाता है। देखते हो, अगर जानते हो, एक मेरी भाभी हैं, यानी हमारी प्यारी भाभी हैं, यानी वो हमारी भाभी माँ के समान है। वो जितना भी, जैसे मान लो ये मैं अभी घड़ी पहना हूँ, ये जैसे मान लो हमारे अंदर का टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, ये सारे मेरी भाभी का ही कृपा है। जो भी भाई साहब भेजती है ना, भाभी ही हर एक चीज़ ऑर्डर कर देती हैं कि मेरे देवर जी के पास ये नहीं, वो भेज देती हैं।
मैं आज तक बहुत कम ही चीज़ हो जो खरीदता हूँ। मतलब मेरी भाभी बहुत ख्याल रखती है, वो भाभी माँ की तरह हैं, हमेशा हर एक चीज़ भेज देती हैं। अभी 2-3 दिन पहले घड़ी भेजी है, क्योंकि मेरे पास एक घड़ी था, मैं एक घड़ी पहन के पढ़ाता था, तो उनको लगता था कि मेरे देवर जी एक ही घड़ी पहन के पढ़ाते हैं। और उनको क्या मालूम है कि हम लोग को वहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हमें क्या भाई किसको दिखाना है बताओ? क्या है हमारे पास? घड़ी है भाई, ठीक है, टाइम दिखाता है। घड़ी पहनने के बावजूद भी हम लोग मोबाइल में देखते हैं टाइम, कि ऐसे मोबाइल में देखें कि कोई पूछ देगा कि भैया टाइम कितना हुआ, तो हम मोबाइल में देखते हैं टाइम। इस लेवल का डेडिकेशन है। लेकिन फिर भी नहीं, भाभी को तो लगता है कि नहीं, देवर जी हैं हमारे, तो उनका हर एक ख्याल रखना होता है। भाई है, ख्याल रखते हैं, क्योंकि भैया हमारे कमाते हैं। भैया हमारे अभी बीपीएससी का हुआ था एग्जाम, तो बीपीएससी से सिलेक्टेड है, एसडीक्यू है, ठीक है, तो पैसा है उनके पास, तो पैसा है तो भाभी हर एक चीज़ ऑर्डर कर देती है। अच्छी बात है कि हमें पेमेंट नहीं करना होता है, ठीक है, आराम से जाओ, आ जाता है आपके पास, बस ओपन डिलीवरी होता है, तो ओटीपी बता दो, बात खत्म, चीज़ें मिल जाती हैं। कोई बात नहीं, होती है जीवन में। और मेरी भाभी का मतलब योगदान बहुत है हमारे जीवन में, क्योंकि हर एक चीज़ स्टारडम चेंज हो जाना, उस शादी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी भैया की, तो हम कुछ अलग ही जोन में करते थे। जब से भाभी आ गई तो हमारे भैया का ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दी। भैया भी हमारे वैसे ही पहनते थे कपड़ा, जो आ गया भाई लो पहन के, भैया का छूटा तो मैं पहन लेता हूँ, एकदम वैसे ही चलता था। लेकिन जब से वो आ गई तो सबका ड्रेसिंग सेंस चेंज भाई। भाई हमारा भाभी के एकदम मैचिंग मैचिंग पहनते हैं, और बाकी मेरा है तो जो मंगा देंगे कि ये लो पहन लो, ये होता है सीन। और देखो पहले होता था कि हम लोग अगर अभी दिल्ली में है, तो अगर मेरे को खरीदना होता है तो नॉर्मल से कहीं जाएंगे हम लोग, ले लेंगे दुकान से। लेकिन भाभी आती हैं तो भाई सब चलेंगे मॉल में, बढ़िया सा मॉल में, कोई से भी जहाँ ब्रांडेड चीज़ें मिले, हर का, रिलायंस का हो, ये हो, ठीक है, तो होता है। अच्छी बात है, कम से कम भाभी आ गई तो पैसा भी खर्चा हो जाता है, नहीं तो भैया हमारे पैसा खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें योगदान है, तो हम लोग से तो नहीं बचता है, लेकिन भाभी हैं तो अब वो आ जाने से उनसे तो ठीक है, बचा के जो भी करती हैं अच्छा बात है, आ जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, आप लोगों के जीवन में ऐसी भाभी होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आ जाओ। बाकी मैं कभी दिखाऊँगा, मैं अपने भाभी को, बहुत ही क्यूट है, दिखाऊँगा आपको। कह रहा है कि रामू और सोमू की मासिक आय कितना है भाई? 6 और 5 का अनुपात में, बहुत बढ़िया। हमें ये बोला है कि उनके व्यय का अनुपात 7 और 6 है। महीने का अंत में भाई साहब 1500 1000 रुपये बचाते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है। हमें मालूम है क्या, यहाँ पे आ गया इनकम। अगर यहाँ पे इनकम का आय देखूँ तो कितना है इनका, तो 6 और 5 है। ये भाई साहब रामू है, और ये हमारे पास कहीं ना कि सोमू है, एस है। और जो भाई साहब इसका क्या है, व्यय यानी एक्सपेंस कितना करते हैं, तो एक्सपेंस कितना कर रहे हैं देखो, 7:6 है। और उसके वजह से सेविंग कितना कर रहे हैं, तो सेविंग में ये 1500 कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं भाई साहब 1000 रुपये कर रहे हैं। हम बताए हैं भाई साहब इसको कैसे बनाना, तो तिरछा तिरछी, यानी भाई साहब हम क्या करते हैं, पहले इनका और इनका गुणा करते हैं आपस में, उनका डिफरेंस लेते हैं। जो डिफरेंस आता है इन दोनों को आपस का गुणा करके डिफरेंस बराबर कर देते हैं, निकल जाता है। पहले लेते हैं 6 6 का 36 और 7 5 35, तो 36 और 35 का डिफरेंस 1 है। 1 यूनिट का मान कितना है, तो 15 छक्के 90 यानी 9000 और 7000, यानी 9000 7000 का डिफरेंस 2000, तो 1 यूनिट का मान 2000 आ गया। और हमसे जो पूछा अब निकाल दो, तो रामू की मासिक आय पूछा है, यानी 6 का मान पूछा है, तो 6, एक अपने आप का 6 गुना होगा भाई, तो 2000 अपने आप का भी 6 गुना होगा, तो कहने की 12 हो जाएगा। तो मासिक आय कितना था, 12000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है, खत्म। तो बहुत लल्लू सा सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल था, प्यार से आप उड़ा दिए। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भाई 143 माइनस 13, सॉरी डिवाइड है 13 इंटू में के माइनस 3 इंटू 3 बट्टे में 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस में के स्क्वायर बराबर 1 है, तो हमें के का मान बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बना लेंगे। चलो पहले यहाँ पर डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करो तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 बार में खत्म, माइनस, ठीक है। उसके बाद से देखो, क्योंकि पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं है भाई, गुणा है, तो गुणा में आ जाएगा हमारे पास क्या, के, और यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो बोलोगे गुणा में के माइनस में 9 हो गया ये, और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई देखना, तो 6 के स्क्वायर 36, और माइनस क्या होगा 7 पचे 35 प्लस के स्क्वायर 35 प्लस में हो जाएगा के स्क्वायर, और बराबर में हमारे पास 1 है। तो इसको भाई सब इधर लिख लेते हैं, लिख लो। तो 36 में एक गया, क्या होगा, सॉरी 36 में से 35 गया, 1 हो गया, तो 1 प्लस में के स्क्वायर में 1 से गुणा करोगे तो यही होगा 1 प्लस में के स्क्वायर बराबर में 11 के माइनस 9, तो 11 के और माइनस में 9 हो गया। अब इधर ले लेते आते हैं, ठीक है, इस माइनस 1 को उधर भेज दूंगा, तो एक के स्क्वायर होगा, और माइनस का 11 होगा, और बराबर में माइनस का 9, और क्या माइनस का 1, तो ये बोलोगे भैया के स्क्वायर माइनस 11 और बराबर में माइनस का 10 है, तो डायरेक्ट इसको ले लेते हैं इधर प्लस का 10, तो इधर हो जाएगा प्लस का 10 और बराबर में 0। अब यहाँ पे भाई साहब कहीं ना कहीं हमें के का मान बताना है। कैसे बनाओगे, देखो हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पर 10 है, और दोनों को भाई साहब क्या जोड़े तो माइनस 11 है, तो हमें मालूम है क्या, तो के स्क्वायर माइनस का भाई साहब 10 और माइनस का 1 प्लस में क्या हो जाएगा, के प्लस में हो जाएगा 10, एक एक ये छूट रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 11 के होगा, हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं छूट रहा है, तो हो जाएगा हमारे पास भाई साहब क्या 10 के,
और फिर माइनस का के प्लस में हो गया 10 बराबर में 0। अब बोलोगे यहाँ से के कॉमन लोगे तो के माइनस में 10 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 कॉमन लोगे तो भाई यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा के माइनस में 10। ठीक है, अब देखो बराबर में 0, तो हमें ये मालूम है, क्या मालूम है, तो हो जाएगा के माइनस का 1 बराबर 0 और एक बनेगा के माइनस 10 बराबर में 0। तो के का मान आ गया एक जगह पे हो गया और के का मान आ गया 10, यानी 2 मान निकल कर आया। के का मान 1 और 10, देखते हैं ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन में 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म, हमें 10 लेने की जरूरत नहीं है, खत्म। तो ये सवाल था, तो ये अच्छा सवाल था, इसको हम पूरा कैलकुलेट करके ही बनाते हैं। बाकी ऐसा भी कर सकते हो कि बाई ऑप्शन यहाँ पे उठा के सेटिस्फाइड कर सकते हो, बट उससे यही होगा कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बाकी बेसिक से मैंने बना दिया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 क्या कह रहा है। चीजें समझ में आ रही है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। कह रहा है कि दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x का 3% y के 2% का योग के, ठीक है, योग और x का 2% और y के 6% योग का 2/3 है, तो x का 3 गुना y का 2 गुना का कितना अनुपात है। बस घुमाया है, सिर्फ लैंग्वेज है, बाकी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, पढ़ते जाओ। हमें ये मालूम है कि x का 3%, ठीक है, y के 2%, ठीक है, x का 3% और y के 2%, ठीक है, का योग, यानी हम बोलेंगे x का क्या है भाई साहब, हमारे पास देखो तो 2%, तो 2 बट यहाँ पे 3% है भाई, तो 3 बट्टे में 100, आप परसेंट भी लिख सकते हो, बट मैंने 100 लिख दिया, कोई बात नहीं। प्लस में है y का 2%, ठीक है, बराबर, उसके बाद से x का 2%, x का 2%, फिर प्लस में हो जाएगा y के 6%, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास और ये हो गया। अब यहाँ पे बोला क्या है, तो देखो, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या, ये वाला लाइन पढ़ो बस, योग का 2/3 है, यानी 2/3 मतलब क्या, यानी जो हमारा वैल्यू है इसका 2/3 है, बस बात खत्म। अब गुणा करते हैं, तो ऐसा मालूम है कि यहाँ से देखो 100 बट्टे में होगा, यहाँ से भी 100 होगा तो खत्म हो जाएगा, तो 100 का नामो निशान यहाँ से हटा दो, ऊपर बचेगा क्या, तो इधर 3 को इधर उठा लो, डायरेक्ट में समझाता हूँ, 3 को उधर उठा लोगे तो 3x और 3 में गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, फिर प्लस में 3 दूना 6, तो यानी 6y, बराबर में 2 से ऊपर कर दो तो 4x हो जाएगा और प्लस में 12y हो गया, खत्म, ये हो गया हमारे। अब लेते हैं 9y में से इधर 4y ले लोगे तो 5x, सॉरी 9x में से 4x घटाओगे तो 5x हो जाएगा, बराबर में 12y में से 6y घटा देनी, 12y में से 6y घटाओगे तो हमारे पास बचेगा 6y। x और y का मान क्या होगा, तो सामने सामने वाले, x का मान 6, y का मान 5, ये आ गया। लेकिन हम जो सवाल में पूछा है वो देखो क्या पूछा है, बोला x का 3 गुना y के 2 गुना के अनुपात, यानी x का 3 गुना, x का 3 गुना करोगे तो कितना होगा 18, और y का 2 गुना करोगे 10, इसका अनुपात यानी 9, और इसको काटोगे 2 से तो 5, तो 9:5 और 9:5 का है, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ये सारी सवाल था, बस इसमें क्या था, जैसे जैसे बोला गया था वैसे वैसे पढ़ते जाइए, प्यार से निकल के आ जाएगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं, बहुत बढ़िया। फिर बोला है क्या, क्यू और आर, यानी क्यू और आर एक साथ चलते हैं तो कितना 20 मिनट में भरते हैं, फिर पी और आर एक साथ चलते हैं तो भाई साहब 15 मिनट में भरते हैं। तो बोला है एक साथ सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढा को भर सकते हैं। तो भाई साहब ये बहुत बहुत बेसिक सवाल है, आप खुद बना लोगे, प्यार से आप निकाल लेना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर ये नहीं बना रहे हो तो समझो बहुत नॉर्मल सी सवाल है। यहाँ पर p प्लस क्यू होगा 12, फिर q प्लस आर, फिर p प्लस आर, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके काट देगा तो p प्लस क्यू का मान आ जाएगा, यानी तीनों का मान टोटल जो हमारे पास क्या, जो टोटल वर्क आएगा उसको तीनों का मान से डिवाइड कर दोगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सा सवाल है, आप इसका कमेंट होमवर्क में दे देना बना के। आ जाओ, अब ये बोला है क्या, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। कहने के किसका सवाल है भाई, तो सीआई का सवाल है, अच्छा सवाल है। यदि यहाँ पर देखो, यदि मैंने पढ़ लिया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1460 रुपये है, तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करना है। हमें मालूम है क्या कि भाई सब 1 साल है और 10% का रेट है, फिर 9 महीना है उसके हिसाब से रेट निकालो। हमें मालूम है कि 1 साल भाई साहब यानी हर साल 10% लग रहा है, तो जो 1 साल होगा उसके लिए कितना परसेंट रेट लग जाएगा, 10%। अब 9 महीने के लिए कैसे रेट निकालोगे, तो समझो जो 9 महीने है कितने महीने का है भाई साहब, यानी ऐसे निकाल लो, समझो ऐसे निकालो और अच्छा रहेगा। यानी जो 10% है ये वार्षिक है, यानी 12 महीने का है, यानी जो 10% रेट है वो 12 महीने के लिए है। हमें निकालना है 9 महीने का, तो हम इंटू में 9 कर देंगे, बात खत्म। अब इसको मैं काटूंगा, तो काटो 3 त्रिका 3 चौका 12 होता है और 3 त्रिका 9, 2 से 2 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, तो इसके लिए यानी 9 महीने के लिए रेट कितना आएगा, तो 5×3=15 बट्टे में 2% आता है। अब जब परसेंट आता है तो फ्रैक्शन में कर लो, फ्रैक्शन में कैसे निकालोगे, तो परसेंट आता है तो 00 नीचे आ जाएगा,
डबल जीरो नीचे आ जाएगा तो इसको काटो 5 से, तो 5 3 15 और ये 40, यानी 3/40 हो गया। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अब लगा दो भाई सब रेशियो, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। अब समझो प्रिंसिपल कोई पहले 10 था, एक का भाई सब क्या SCI लग गया तो ये कितना हो गया 11 हो गया। अब भाई सब 9 महीने में अगर मान लो प्रिंसिपल 40 था तो 3 का CI 43 हो गया। ये हो गया ओवरऑल कितना है, ये 400 आ गया हमारे पास। और 43 के 11 गुना 3 और 4 3 7 और यहाँ पे आ गया 4 यानी 473। यहाँ पे जो मान दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, हमें मालूम है प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, और भाई साहब प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो बोलोगे जो डिफरेंस कितना है 73, तो बोलोगे भैया जो 1460 है कितने का मान है 73 का मान है, हमें निकालना क्या है तो उधार की दी गई धनराशि यानी 400 का मान बताना है, यानी कहीं ना कहीं हमें प्रिंसिपल यानी 400 का मान बताना है। काटो, हमें मालूम है कि 73 का 2 गुना कितना होता है 146, तो 20 और 20 में 400 से गुणा करोगे तो 8000 हो जाएगा। और 8000 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म। बताओ भाई मजा आ रहा है क्वेश्चन को देख के, एकदम दिल खुश हो जा रहा होगा बनाने में। अगर चीजें समझ में आ रही है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। बोला है कि क्रमशः देखो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर क्या भुजाओं की तीन ठोस, यहाँ पे क्या बोला है 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाए गए, तो नए ठोस घन की भुजा की माप बताएं। बहुत बेसिक सा सवाल है। तो सबसे पहले भाई साहब क्या घन बताना है, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है 1 क्यू होता है, बराबर कर लो। तो मान लो 1 क्यू यानी पहले 6 का क्यू, फिर प्लस 8 का क्यू, फिर प्लस में 10 का क्यू, और ये सारे को पिघला के एक नया बनाया जा रहा है। मान लो कोई x है उसका होल क्यू यानी x घन बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, नया घन आता है। बताओ 6 का क्यू 216, 8 का क्यू 512 और 10 का क्यू 1000 और बराबर में x क्यू। 1000 और 512 कितना हो गया भाई साहब 1512, 1512 में 216 ऐड कर दो तो 1500 और 2 कितना होगा 1712, और 1712 में 16 ऐड कर दो तो 1728 होता है। और हर बच्चे को मालूम है एक्स क्यू, हमें भुजा निकालना नहीं एक्स का मान निकालना है। तो भाई साहब ये क्यू इधर चढ़ जाएगा तो 1728 क्या होता है 12 का क्यू होता है 1728, तो आंसर हमारा 12 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए देखो काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किए, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला, यानी वर्क एंड वेजेस का सवाल है। पहले भाई साहब क्या है हमारे पास राम और श्याम है, राम हो गए श्याम हो गए। अब राम भाई साहब 12 दिन में कर रहे हैं या 18 दिन में, एलसीएम भाई साहब 36, 12 का 3 गुना ये 2 गुना, पैसा कितना मिल रहा है साथ में काम करें 15,000। तो बोलोगे भाई साहब जो 15,000 मिल रहा है कितना कमान है, तो जो पैसा होता है एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 3 और 2 5। तो भाई साहब इसमें पूछा क्या है व्यक्तिगत रूप से, नहीं एक एक आदमी को कितना कितना मिलेगा। तो ध्यान दो पहले क्या है तो 3 का निकाल लो, तो 15 से काटोगे 3,000 हो गया, 3,000 का 3 गुना करोगे तो 9,000 हो गया। टोटल 15,000 है तो पहले आदमी को 9,000 मिल रहा है तो दूसरा आदमी को 6,000 मिलेगा, बात खत्म। तो 9,000 6,000 कहाँ है भाई, तो 9,000 6,000 ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना पहला आदमी को 9,000 यहाँ पर भी देख लो 6,000 9,000, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी जल्दी में टिक नहीं मार देना है। ध्यान देना पहले आदमी को 9,000 मिल रहा है तो पहला 9,000 दूसरा 6,000 है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पे, और ये भाई साहब खत्म हो गया। आज हमारे भाई साहब लग रहा है टाइपिस्ट भाई साहब 19 क्वेश्चन डाले हैं, हम 19 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। इसका भाई साहब है जो हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए भाई साहब हमारा बुक है, और वो कौन सा बुक है भाई, तो रेलवे मैथ्स बुक है ये। तो इस बुक को मंगाओ भाई साहब मात्र कितना रुपये में, 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेजन में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो दबा के आप मंगाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए भाई, और मैथ्स में अपना स्कोर 100% भाई साहब पूरा करिए। ठीक है भाई, इस बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। बाकी आपका एक ही काम है, वो काम क्या है भाई साहब, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताना भाई साहब कि सिंपल पेपर कैसा लगा। आगे वाला सिंपल पेपर में क्या और लेवल बढ़ा कर रखेंगे या ऐसे ही इजी टू मॉडरेट रखेंगे, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना भाई, और हर जगह शेयर करना, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो इसका भी आप ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद भाई।